इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग, दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड सेम है। यहाँ पे CH2 की जगह NH है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसमें ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसमें ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब देखो, नॉर्मली जो नेगेटिव चार्ज बनता है कार्बन पर और नाइट्रोजन पर, नॉर्मली नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बट एक्चुअली में इसकी अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखोगे, ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका डीलोकलाइजेशन परफेक्ट होगा और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि इन दिस केस ये उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये बात याद रखना। नॉर्मली हाइड्रोजन निकलता है कहाँ से? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का निकलना इजी होता है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, बट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hg2 प्लस आयन है, Cu2 प्लस आयन है और थायोसाइनेट आयन है, ठीक है। जब इन तीनों को मिक्स करते हैं सर आप म्यूट पे गए हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, मैंने जो आपको नोट्स भेजे थे उनमें ये गिवन है, आपने पढ़े क्या ये सॉल्ट एनालिसिस में? ऐसा कुछ रिएक्शन आपने देखा है? एक बार आप चेक करो, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायन, उसके सेक्शन बी में मर्क्यूरिक आयन का एक लास्ट टेस्ट दिया हुआ है, आप एक बार चेक करो इसको।
मिला? हाँ सर। क्या दिया हुआ है इसका? कलर बताओ क्या दिया हुआ है? डीप ब्लू क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। और इसमें गिवन है 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इधर Hg बाहर, CO अगर अंदर है तो NCS होना चाहिए, यही दिया ना? अगर CO अंदर है तो N से जुड़ेगा, और अगर CO बाहर है और Hg अंदर है तो SCN होगा। बेटा यही गिवन है ना, बोलो। हाँ सर। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आ जाएगा, बताओ जल्दी से। सर हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गए ना बेटा? ये we are having 2 sides. This will be attached to CO because this is harder and this is harder, and Hg2 plus is softer and sulfur is softer. समझ आ गया बेटा ये बात? हाँ सर। जेई में इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है? तो अब अगर इसके बारे में आ चुका है तो अब इसके बारे में ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है कि उसका कंपोजिशन क्या हो सकता है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? अच्छा देखो जरा, ये एक इंफॉर्मेशन याद रखना, जेई में डायरेक्टली आ सकता है। ये कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन अगर 1 डिग्री या माइन से कराएं RnH2 से, तो क्या होगा? PH S डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा? NHR और HCl लिबरेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो। उसके बाद NaOH डालने पर ये क्या है? बेस, और ये सिग्निफिकेंटली एसिडिक हो जाता है। क्या होगा? PH S डबल बॉन्ड O N माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? R। अब समझो जरा ध्यान से, ये जो कंपाउंड होता है इसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री डालने पर इनमें रिएक्शन हो रही है, NH2 अटैक करेगा, Cl को निकालेगा, फिर H प्लस निकल के Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होता है? इनिशियली जो सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर होता है। कैसा सॉल्वेंट होगा? नॉन पोलर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में HCl लिबरेट हो जाएगा।
इनिशियली जो सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर होगा, बिकॉज ये नॉन पोलर में सब मिक्स होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और HCl आपका लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने डाला NaOH, और ये है एक्वस मीडियम, तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है और ये निकल जाएगा, और ये बन गया सॉल्युबल सॉल्ट, और ये किसमें सॉल्युबल हो जाएगा? क्लियर है? तो ये सारा कुछ मटेरियल क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। तो बेसिकली ये 2 स्टेप में रिएक्शन कर रहा है। अगर आप 2 डिग्री अमाइन की बात करो, R2NH, तो ये अटैक करेगा, Cl को निकालेगा, फिर HCl लिबरेट होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है बेटा? इसमें भी HCl लिबरेट होगा, मतलब इसमें भी पहले स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी। लेकिन जब इसमें NaOH डालोगे, बेटा बताओ क्या एसिडिक H है यहाँ? नहीं। अब क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? नाउ इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन, R3N, अब देखो ये अटैक तो करके इसको निकाल सकता है, बट N पे प्लस आ जाएगा, फिर N पे प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अब कौन बताएगा इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हिंसबर्ग टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। बताओ जरा कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? दीज आर द केमिकल रिएक्शन जो होती है वहां पे, इससे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बताओ। आइडिया है आपको उसके बारे में? बोलो बेटा। सर आप जैसे अगर आपके पास तीनों का मिक्सचर है, हाँ, तो जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे तो थर्ड डिग्री अमाइन का प्रेसिपिटेट निकलेगा, तो आप उसे फिल्टर कर सकते हो, और फिर फिल्ट्रेट विल कंटेन द प्राइमरी अमाइन एंड द सेकेंडरी अमाइन। आप अगर अभी NaOH के साथ रिएक्शन करा दोगे, तो फिर प्राइमरी अमाइन विल रिमेन इन द फिल्ट्रेट, सेकेंडरी अमाइन विल कम आउट एज अ प्रेसिपिटेट, फिर आप वापस फिल्टर करके आप तीनों को सेपरेट कर सकते हो। तो प्रेसिपिटेशन क्यों आ रहा है यहाँ पे? प्रेसिपिटेशन कैसे आएगा? और कोई किसी को कलर वगैरह कुछ याद है? कुछ कलर वगैरह याद है? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ। सर व्हाइट। नहीं नहीं, सुनो एक हिंट देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, फाइनली एक ही तरीके का फेज मिलता है। इसमें 2 तरीके का फेज मिलता है, इसमें 2 तरीके का फेज मिलता है।
सर हाँ। सर अगर प्राइमरी अमाइन है हम्म और हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं हम्म तो वो फिर भी इनसॉल्युबल रहता है और बेस डालने के बाद सॉल्युबल हो जाता है। हाँ। और फिर अगर हम एसिड डालेंगे हाँ, बोलो बोलो, सही जा रहे हो। हाँ सर, दोबारा एसिड हाँ। देखो सुनो जरा, एक तो आप ये बात याद रखना कि अगर 1 डिग्री अमाइन है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और उसके बाद NaOH में डिसॉल्व भी होगा, ठीक है। उसका जो एक्वस लेयर होगा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। 2 डिग्री अमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन होगा, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद ये फर्दर NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, उससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और 3 डिग्री अमाइन में ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात? एक तो ये बात याद रखना। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं, ठीक है। तो जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन हुआ तो ये कंपाउंड बना। बोलो बेटा, अब ये कंपाउंड किस में सॉल्युबल होगा? एक्वस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, तो एक एक्वस लेयर अलग बन जाएगी, नॉन पोलर की एक अलग लेयर बन जाएगी। बेटा यस और नो? इसमें एक ही लेयर होगी और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें तो मिक्स भी नहीं होगा, इसका तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। The Hinsberg test is conducted in aqueous base NaOH or KOH and benzene sulfonyl chloride reagent is present as an insoluble oil. Because of heterogeneous nature of this system, the rate at which the sulfonyl chloride reagent is hydrolyzed to sulfonate salt in the absence of amines is relatively slow. The amine dissolve in the reagent phase and immediately reacts 1 degree and 2 degree with the resulting HCl being neutralized by base. तो देखो होता क्या है, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो आपका इनसॉल्युबल होता है शुरू में पानी में, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन से रिएक्शन हो जाएगा और ये एक्वस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? 2 डिग्री भी रिएक्ट करेगा लेकिन NaOH में आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज देयर इज नो न्यूट्रलाइजेशन। और 3 डिग्री में तो एज इट इज इनसॉल्युबल रहेगा, दोनों लेयर शुरू से ही रहेंगी। बेटा समझ गए ना? इसमें भी 2 लेयर होंगे, इसमें भी 2 लेयर होंगे, इसमें एक ही होगा। उसके बाद HCl फर्दर डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। या आपके पास अगर कुछ इसमें नोट्स हो तो एक बार आप सर्च कर लो, फिर इस पर डिस्कशन अपन कर लेते हैं।
हैं उसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे ठीक है, और बेस डालेंगे। ठीक है, अगर सॉल्युबल है तो वो प्राइमरी अमाइन है। परफेक्ट। अगर सिंगल लेयर है तो हाँ, अगर इनसॉल्युबल है तो सेकेंडरी या टर्शियरी है। और ठीक, इस अगर इनसॉल्युबल निकला तो हम उसमें वापस एसिड डालेंगे। अगर ठीक है, एसिड डाल के सॉल्युबल हो गया मतलब टर्शियरी अमाइन है, क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं हुआ ना, तो वो क्वाटरनरी सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। हाँ, और अगर फिर भी इनसॉल्युबल है एसिड डालने के बाद भी, तो सेकेंडरी अमाइन है। करेक्ट, 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 ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। अब देखो जरा, जो 1 डिग्री अमाइन है उसमें और हिंसबर्ग रिएजेंट दोनों में रिएक्शन हुआ, NaOH डाला। अभी देखो ये इनसॉल्युबल था, वाटर इनसॉल्युबल था, बट ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि N- बन गया, ये सॉल्ट बन गया। तो अगर सिंगल लेयर बन रहा है, सिर्फ एक ही लेयर बन रहा है, तो वो 1 डिग्री अमाइन है। करना क्या है आपको? हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दो और KOH डाल दो। तो ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये पहले तो अमाइन से रिएक्शन करा 1 डिग्री से, और ये बनाया एस्टर टाइप का अमाइड, और वो डिसॉल्व हो गया। तो पूरा का पूरा एक एक्वस लेयर मिल जाएगा आपको। अगर एक एक्वस लेयर मिल गया तो आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। उसके बाद क्या है? 2 डिग्री अमाइन डाला, बेस डाला और हिंसबर्ग रिएजेंट डाला। तो अमाइन से वो रिएक्ट तो किया, तो अमाइन और हिंसबर्ग रिएजेंट में रिएक्शन हुआ, बट ये KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 2 लेयर मिलेगा, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर लेयर, मतलब एक्वस लेयर। इमिसिबल लिक्विड्स हो जाएंगे दोनों, बिकॉज ये अब आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, ये अलग होगा और पानी अलग होगा। क्लियर? 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा? अगर आपने KOH डाला, 3 डिग्री अमाइन डाला, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? इनमें भी 2 लेयर मिलेगी, बिकॉज इनमें तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। इसमें भी क्या होगा? इमिसिबल लिक्विड्स की तरह 2 लेयर मिलेगा। तो ये 3 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री अमाइन, और ये 1 डिग्री अमाइन। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आप क्या करो? अगर NaOH डाल दिया तो अभी सब पूरा मीडियम बेसिक है। अब इसमें भी 2 लेयर मिल रहा है, इसमें भी टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर मिल रहा है। हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि कौन 2 डिग्री है कौन 3 डिग्री? उसके लिए आप इसमें डालना एक्सेस ऑफ HCl, और एक्सेस ऑफ HCl डालोगे तो जो 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि वो तो अनरिएक्टेड फॉर्म में है, उसने तो अभी रिएक्शन ही नहीं करा, वो बेस है, तो वो ये बना लेगा 3 डिग्री अमाइन। क्योंकि रिएक्शन नहीं किया था ना, तो फ्री अवेलेबल है मार्केट में, और वो ये बना लेगा। तो जैसे ही ये बनाया 3 डिग्री अमाइन ने, वो पूरा क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, और एक फेज, सिंगल फेज लेयर आपको मिल जाएगा। तो देखो, ये आपको कंक्लूड करना है कि अगर एक फेज मिला तो 1 डिग्री अमाइन, 2 फेज मिले तो 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा HCl, एक्सेस ऑफ HCl। उससे क्या होगा? जो आपका 3 डिग्री अमाइन है, वो इस तरीके का सॉल्ट बना के उसको डिसॉल्व कर देगा। बेटा, ये बात समझ आ गई सबको? हाँ सर। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, और इसमें देखो, अब आप बोलोगे सर ये भी तो नाइट्रोजन है, ये भी HCl से रिएक्शन करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा अब ये ना तो एसिड बचा ना ये बेस बचा। तो एसिडिक H नहीं है तो एसिड भी नहीं है, और इसकी बेसिसिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, समझ गए ना? ये एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें 2 लेयर का 2 लेयर रहेगा।
नेक्स्ट आपको ये डेटा याद है क्या? देखो ये जेई में आ सकता है 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो ये है R3N, ये है R2NH और ये है RNH2 और ये NH3, ठीक है। KB का ऑर्डर बताना है इन एक्वस मीडियम और KB का ऑर्डर बताना है इन नॉन पोलर और गैस मीडियम। याद है क्या बेटा ये आंसर? ये याद है क्या किसी को? इसमें तो ये आता था, बोलो। और इसमें याद है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ये सब लोग को याद है 2 डिग्री इज बेटर देन 3 डिग्री। हाँ सर। बेटा लेकिन ये ऑर्डर कब होता है बताओ? ओनली व्हेन या फिर व्हेन R इज इथाइल, ये मालूम है? हाँ सर। और इथाइल है तो ये ऑर्डर आएगा, या फिर और नथिंग इज स्पेसिफाइड, नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट R। अगर R के बारे में कुछ नहीं बोला तो भी हम ये टिक करेंगे। अच्छा, इसका रीजन मालूम है आप सबको? बोलो। तो वो 2 फैक्टर्स लेके फिर करते हैं ना, मतलब वो एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ R ग्रुप। देखो बेसिक स्ट्रेंथ 2 बातों पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डोनर एटम। बोलो बेटा। तो अगर अवेलेबिलिटी देखोगे तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। बोलो बेटा, ये फैक्टर हो गया। अरे 3 R होंगे तो प्लस आई लगाएंगे ना, तो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बोलो बेटा। हाँ सर। दूसरा फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो एक्वस मीडियम में बहुत ही जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्यों? क्योंकि 4 हाइड्रोजन है अटैच्ड उससे, ये 4 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। समझ गए ना? तो इस हिसाब से इसमें अमोनिया में 4 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा। तो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसमें एक्वस मीडियम में सबसे बढ़िया स्टेबलाइजेशन किसमें होगा? अमोनिया में। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देखें तो R3NH प्लस से ज्यादा स्टेबल होगा R2NH2 बेटा, उससे ज्यादा स्टेबल होगा RNH3 प्लस, और उससे ज्यादा स्टेबल होगा NH4 प्लस। बोलो ये बात सही है? सो देयर आर 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्टर, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं। So if nothing is specified, then your solvent must be aqueous medium। तो अपन यही आंसर करेंगे। हाँ, ये अगर बोला है कि आप नॉन पोलर में बताओ तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं, तो फिर इस फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं, तब आपका आंसर जाएगा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को 3 आंसर चाहिए। देखो इसका ऑर्डर when R is ethyl, ये तो मैं बता चुका हूं।
क्या था, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनियम, ठीक है। अब मेरे को चाहिए अगर R मिथाइल है तब क्या होगा, R अगर आइसोप्रोपाइल है तब क्या होगा, R अगर टर्सरी ब्यूटाइल है तब आपका आंसर क्या होगा। सर हाँ, मिथाइल के केस में 213 और NH3। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर NH3 और बताओ। जो टर्सरी ब्यूटाइल में तो बहुत बड़ा हो गया है ना, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। टर्सरी ब्यूटाइल में तो ये होता है। आइसोप्रोपाइल में बताओ क्या होगा। क्या आएगा, 1 डिग्री, देन अमोनियम, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये याद रखना, ये 4 केस। बेटा समझ आ गया सबको। देखो टर्सरी ब्यूटाइल अगर है तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है तो फिर आपका सॉल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो अमोनिया, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। आइसोप्रोपाइल भी ठीक ठाक है, बट 1 डिग्री अमाइन थोड़ा अच्छा होगा। 1 डिग्री, देन अमोनिया, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और जब इथाइल है तो फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। और जब मिथाइल है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ये 4 स्पेशल केस याद रखना है। और इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो आप क्या बोलोगे बताओ, इथाइल वाला। बेटा एक बात समझ आ गई। ठीक है ना। इसमें आया 231, 231 अमोनिया। इसमें आया था 213 अमोनिया। इसमें आया था 1 डिग्री, देन अमोनिया, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसमें आया था अमोनिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। याद रखना। अच्छा, और अगर कोई भी केस आ जाए, ये है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर आपका एनी क्वेश्चन इन गैस मीडियम, तब आंसर ऑलवेज क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। तब तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज सॉल्वेशन फैक्टर तो डोमिनेटिंग हो गई है। नेक्स्ट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आपने ये क्वेश्चन जरूर करा होगा। इसमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल।
देखो इसमें बेसिक अप्रोच क्या होती है, ध्यान से देखो, क्योंकि इनका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, अब अगर आप ये नेगेटिव चार्ज देखोगे तो वो डीलोकलाइज होके इस ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, आप चेक कर लो यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके यहाँ नहीं आएगा, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके यहाँ आ जाएगा। बेटा ये बात तो समझ आ रही होगी ना, इसका मतलब दिस ग्रुप इज एक्सर्टिंग माइनस आई इफेक्ट एट दिस O माइनस, सेम इज हियर, बट यहाँ पे माइनस M नहीं होगा। बोलो बेटा, तो बताओ भाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू O माइनस दिस ग्रुप इज हैविंग हाईएस्ट माइनस आई, इसमें थोड़ा कम माइनस आई होगा, इसमें और कम माइनस आई है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनहेंस होगा। तो ये बात तो पक्की है कि ये हाईएस्ट विड्रॉइंग है, देखो, क्योंकि माइनस M तो इक्वल होगा, माइनस आई ज्यादा है, सो दिस इज मोर विड्रॉइंग। ये विड्रॉइंग होगा, माइनस M है, लेकिन इंडक्टिव हल्का सा कम है, और ये विड्रॉइंग होगा सिर्फ माइनस आई से। तो अब सबसे शानदार विड्रॉइंग कौन है बताओ, ऑर्थो। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल। बोलो बेटा यही आना चाहिए, अरे बताओ भाई, बोलो। लेकिन ये आंसर नहीं होता है, आंसर बताओ क्या होता है। सर पैरा पहले आ जाएगा और तो पे। तो ये तो है एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आना ये चाहिए बेटा। बट जो एक्चुअल ऑर्डर आता है वो आता है पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा, देन फिनॉल। कौन बताएगा ऐसा क्यों आता है? सर हाँ और तो वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो जल्दी H+ लूज नहीं करता, इसलिए वो। अच्छा, अब देखना ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है ये, चलो देखते हैं, यही बोल रहा हूं ना। बोलो, दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू दिस, है ना, दिस अट्रैक्शन ना, हाँ तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ Ka इज lesser than expected due to hydrogen bonding between OH and NO2। यही बोल रहे हो आप? सर। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत फेमस है, जेई में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ सर। है ना, ये ऐसा ही है। किसी को अगर कोई डिफरेंट एक्सप्लेनेशन पता हो तो बताओ। सर, और जो वो OH है वो NO2 पे ऐसा लगेगा तो NO2 आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, तो फिर रेजोनेंस -M कम लगाएगा। थोड़ा सा -M कम लगेगा,
इसलिए इस नेगेटिव का यहां पहुंचने का टेंडेंसी थोड़ा सा कम होगा। और कोई? और कोई बात? So these are two factors which are supporting to the experimental result। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? कोई मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, ये मेरे को पता था, आप सबको पता होगा। मेरा क्वेश्चन अब ये है, इनमें क्या ऑर्डर आएगा? ए, बी, सी और डी के का ऑर्डर। इनमें क्या ऑर्डर होगा? आएगा इसमें आंसर क्या आएगा बोलो? अच्छा अब देखो जरा, देखो ग्रुप वही है -m -i वाला। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोलो? एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो देखो इसमें भी वही आएगा। कौन सा? ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनोल। अब इसमें जो एक्सपेक्टेड है वही एक्चुअल होता है। अब ऐसा क्यों? कौन बताएगा? इसमें जो एक्सपेक्टेड है वही एक्चुअल है। सर वो साइनाइड ग्रुप लीनियर है, इसलिए वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता है और रेजोनेंस हर बार ही होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर वो एक्सट्रीमली वीक है क्योंकि वो बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड रिंग बन जाएगी, इसलिए वो वीक हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे देखो दो रीजन है, जो यहाँ दोनों हो रहे थे वो यहाँ नहीं होंगे। एक तो साइनाइड इज कंसीडर्ड एज स्मॉल जी, जो SIR शो नहीं करता है, तो एक तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं आएगा। दूसरी चीज, कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल अगर होगा बेटा रिंग में, ये तो पक्का sp कार्बन रहेगा ना बोलो। और रिंग में कोई sp कार्बन होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 मेंबर में कोई sp कार्बन होता है क्या? sp कार्बन जो लीनियर हो सके किसी भी पॉइंट पे? नो सर। नहीं सर। यहाँ पे बेटा जो दो जो फैक्टर थे, मेन फैक्टर थे जिनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही थी ऑर्थो की, यहाँ पे दोनों फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज साइनाइड का साइज भी छोटा है और ये रिंग भी नहीं बना सकता। ये जो किलेशन हो रहा है या जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये उतना पावरफुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनइफेक्टिव H बॉन्डिंग। इनफैक्ट यहाँ H बॉन्डिंग होगा ही नहीं। तो जब दोनों फैक्टर जिसकी वजह से वो आंसर चेंज हुआ था,
यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा, और यही ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेक्टेड आंसर है वही एक्चुअल आंसर। लेकिन चलो ये बात भी हमें समझ आ जाती है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा। इनमें क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे क्या करना है, एच, जिसका डेटा अवेलेबल है वो कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एच है, अब बेटा जो लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी है, बट इसमें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वही एक्चुअल आता है, ठीक है। ये देखो, अब लेकिन जो CHO होता है वो स्मॉल g होता है, इसका प्लेन से रोटेशन नहीं हो पाता है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ उम्मीद से कम होगा, ये बात सही है, जितना होना चाहिए उससे कम होगा, बट ये पैरा से पीछे चला जाएगा, ये तो बिना डेटा देखे नहीं बता सकते हो ना आप। बोलो बेटा। हाँ अभी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा है और इसका यही आंसर है। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो जो मार्केट में डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ऑर्थो ही ज्यादा अच्छा होता है। तो याद रखना ये 3 केस फिनोल, कौन कौन से, एक तो NO2 लगा के, एक साइनाइड लगा के, और एक CHO लगा के। क्लियर है बेटा, ये बात समझ आ गई। हाँ सर। एक बात और याद रखना, अगर आप लॉजिकली जाओगे, चलो एक इसका भी आंसर बता दो। इस केस में आंसर क्या है, देखो ये ऐसे ग्रुप है बेटा जिनमें -M भी है -I भी है ना, सब कुछ सेम है, बट फिर भी देखो इनका आंसर क्या आया था, पैरा देन ऑर्थो देन मेटा देन फिनोल। इसमें क्या आया था, ऑर्थो देन पैरा देन मेटा देन फिनोल। और ये तो लॉजिकल है, ना तो रोटेन का प्लेन रोटेट हो रहा है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ऑर्थो देन पैरा देन मेटा देन फिनोल। और अगर आपको इसका डेटा मिल जाए तो आप कर लेना, है ना। डेटा जब तक ना मिले, इसका ये पक्का है कि आंसर या तो ये आएगा, क्योंकि जब तक डेटा नहीं है मैं बोल ही नहीं सकता, यही आएगा। इसके ज्यादा चांसेस आने के यही है, बट उसका क्या मतलब होता है ज्यादा चांसेस आने के, डेटा अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं बोल दिया हूं, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। अगर यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा है, अब बताओ कैसे होगा।
अगर फ्लोरीन लगाए तो क्या करोगे आप? बोलो आंसर क्या आएगा? देखो सुनो, फ्लोरीन वाले ग्रुप्स में याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान से बात सुनना, ये सी ओनली इफेक्ट ऑफ माइनस आयन। चाहे आपका फिनॉल के क्वेश्चन हो, चाहे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन, कोई भी हो, आपको प्लस एम देखना ही नहीं है। आपको क्या देखना है? सिर्फ माइनस आयन। और हमेशा आंसर इसका यही आएगा। अब माइनस आई अगर अकेला देखना है तो फिर तो ऑर्थो का ही ज्यादा होगा ना, फिर मेटा, फिर पैरा। ये बेटा थोड़ी एक्सेप्शनल बात है, बट बात यही है, मेन मैटर करता है अपना आंसर आना चाहिए। तो फिनॉल में मैंने आपको कितनी अजीब बातें बताई हैं। एक तो NO2 वाले में, NO2 वाले में ऑर्थो पैरा स्विच हो जाता है। साइनाइड और एल्डिहाइड में स्विच नहीं होता, जो आता है वही होता है। इसमें देखो, अगर आप पूरा लॉजिकली जाओ तो ये पैरा पोजीशन है, प्लस एम, माइनस आई, प्लस एम, यहाँ माइनस आई हाईएस्ट, यहाँ पे प्लस एम नहीं होता है, यहाँ पे माइनस आई। आप लॉजिकली जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ये प्लस एम है और ये सिर्फ माइनस आई है, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एक्चुअल एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ओनली। आप समझ रहे हो ना बेटा? यहाँ इंडक्टिव थोड़ा कम होगा, यहाँ इंडक्टिव ज्यादा है, बट यहाँ प्लस एम भी है। बेटा बात समझ आ रही है? ओवरऑल कितना ये ज्यादा विड्रॉइंग होगा या ये ज्यादा विड्रॉइंग होगा, यू कैन नॉट से। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन में आप माइनस एम देखो ही मत, अब आपका आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा माइनस आई ऑर्थो पर, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर। बेटा ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? हाँ सर। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिससे आपके आंसर आ जाए। इसमें बच्चे एक गड़बड़ और करते हैं। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? देखो इसमें इस ग्रुप का प्लस एम होगा, यहाँ पे प्लस एम नहीं होगा, इसका प्लस एम होगा, यहाँ माइनस आई हाईएस्ट होगा, फिर यहाँ माइनस आई थोड़ा कम, यहाँ माइनस आई और कम। अब ओवरऑल ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये भी क्या हो गया? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये क्या है? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मेटा बेस्ट हो गया। उसके बाद ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? पैरा विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्योंकि माइनस आई कम है। तो बात
समझ आ रही है? तो पैरा ना आके पहले तो फिनोल आएगा, बोलो बेटा। उसके बाद कौन आएगा? पैरा। उसके बाद ऑर्थो। आदित्य तुमने यही मैसेज करा ना? सर उसमें ऑर्थो जस्ट एम के बाद मैंने बोला था, एम फिर ऑर्थो, फिर फिनोल, फिर पैरा। ऐसा सर क्यों ऑर्थो बोला? में क्योंकि कॉन्जुगेट बेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेबलाइज करेगा ना। अच्छा, आप ये बोल रहे हो हाँ जो OH है, जो O माइनस है, और ये जो OH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ So conjugate base of ortho derivative is relatively more stabilized. ये बात सही है? ठीक है, हाँ सर। ये उम्मीद से ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये कहाँ आएगा? एक काम करो, मैंने अभी GOC के नोट्स भेजे हैं, उसमें फिनॉल के डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, देखो आंसर क्या गिवन है। मैंने अभी GOC के हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं, उसमें ये क्वेश्चन में पीके वैल्यू दी हुई है, उसमें चेक करो क्या दिया हुआ आंसर। आदित्य तुमको आंसर पता था क्या इसका, या जस्ट गेस करा है अभी? सर मतलब थोड़ी बहुत आइडिया थी, लेकिन नहीं, बट बेटा जैसे इसका एक्सपेक्टेशन से बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ हो सकता है एक भी स्टेप आगे ना है, हो सकता 2 स्टेप आगे, हो सकता 3 हाँ स्टेप, हो सकता 0 स्टेप। हाँ तो चेक करो, डेटा गिवन है, मैंने दिया हुआ डेटा चेक करो एक बार। मिला बेटा? हाँ सर, आदित्य जो बोल रहा था वो करेक्ट है। तो इसका मेटा दिया होगा, उसके बाद ऑर्थो, मेटा के बाद ऑर्थो, बोलो। हाँ सर, मेटा, ऑर्थो, फिनॉल और पैरा। अब देखो ये कितनी अजीब बात हो गई ना, ये आप एग्जाम में कैसे गैस कर पाओगे बताओ? समझ रहे हो ना? ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कितना स्टेप आगे जाएगा ये तो आपको याद ही होना चाहिए ना। हाँ सर। तो अब देखो, ओवरऑल अगर आप फिनॉल में याद रखो तो जेई में आ सकता है, तो तीन एक्सेप्शनल थिंग्स याद रखना, तीन। एक तो NO2 वाले में क्या होता है, ऑर्थो पैरा इंटरचेंज होते हैं, बोलो बेटा, ये बात सही है? अगर फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो NO2 अगर सब्स्टिट्यूट है तो ऑर्थो पैरा इंटरचेंज हुआ, बोलो बेटा।
in case of halogens, C only minus I effect, बोलो बेटा. हाँ सर. And थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये होती है सबसे ज्यादा जी जब हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो क्या होता है, जो ऑर्थो है, ऑर्थो इज बेटर देन फिनॉल. ये तीन बातें अगर आप याद रखोगे तो जेई में जो क्वेश्चन आएगा ना फिनॉल डेरिवेटिव का, वो आप सही कर दोगे. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गो विद द यूजुअल थॉट प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करे एक बार उनको ओवरव्यू कर लेना, मतलब डेटा एक बार चेक कर लेना. जैसे शायद एक क्वेश्चन ये मैंने कराया होगा, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, ये वाला. साइनाइड का -m थोड़ा कंप्रोमाइजिंग होता है, मतलब NO2 के कंपेयर में. ये क्वेश्चन तो पता होगा आप लोग को. हाँ सर. इसमें कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा? फर्स्ट वन. साइनाइड वाला. बिकॉज ये कैपिटल जी है, ये प्लेन से रोटेट हो जाएगा, ये भी प्लेन के रोटेट हो जाएगा, तो ये उतना -m एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा जितने ये. और ये स्मॉल जी है, ये प्लेन से रोटेट नहीं होता है, तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है. क्लियर है? बोलो बेटा. हाँ सर. तो फिनॉल का जो क्वेश्चन आएगा वो बड़े इजीली कर सकते हो आप, बहुत बहुत आराम से कर सकते हो. ये डेटा आपने सर्च करा था, मैंने उस दिन बोला था आपको. ये मैंने बताया आप लोग को. कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 NO2, फिनॉल में 3 NO2. सर इसमें भी फर्स्ट वन ही ज्यादा एसिडिक होगा ना? डेटा चेक करा था अपन ने इसका. इसका डेटा एक बार चेक करो. दिस इज पिक्रिक एसिड. डेटा चेक करो, दोनों का पीके चेक करो. ये ज्यादा आ रहा होगा. तो देखो ऐसा क्यों, ये O- है, इसका डीलोकलाइजेशन थोड़ा बहुत यहाँ, थोड़ा बहुत यहाँ और बहुत सारा यहाँ होगा. इस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ डीलोकलाइज यही होगा, बाकी ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा. और वैसे भी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ थोड़ी ना डीलोकलाइज होता है, समझ रहे हो? अरे बताओ भाई. तो फिनॉल में 3 NO2 डालने के बाद ऑर्थो पैरा पे
जो डिक्रीज इन पीके है वो बहुत ज्यादा है। फिनॉल का पीके 10 होता है, इसका 0.3 के आसपास होगा। बेंजोइक एसिड का पीके होता है 3 और 4 के आसपास, 4 के आसपास, और इसका भी 1 के आसपास आएगा। मतलब दिस इज, तो 3 NO2 डालने के बाद जितनी कमी फिनॉल में आ रही है उससे बहुत ज्यादा कम किसमें आ रही है, बेंजोइक एसिड। ये आप चेक कर लेना। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो। हाँ सर। अच्छा, ये देखो कार्बन सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव और प्योर सब्सटेंस है, मान लेते हैं डी फॉर्म में। इसका रिएक्शन कराया KI एसीटोन से, KI इन एसीटोन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्टेड होगा, रेसिमाइज्ड होगा और रिटेंशन होगा, या कुछ नहीं। बताओ इसका आंसर। सर इसमें SN2 होगी ना? हाँ, SN2 होगा। फिर इन्वर्टेड। अच्छा, आपने कोई ऐसा रिएक्शन देखा है क्या, ये आई ने अटैक करा, यहाँ आई आ गया, यहाँ D, यहाँ CH3, यहाँ H, अभी फिर आई होगा ना? बोलो, आई तो अभी भी होगा, बिकॉज KCl तो जाके प्रेसिपिटेट बना लिया। और ये अगर एक्सेस में है तो KI, जो I माइनस है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो होता क्या है, इनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है। RI में I माइनस अटैक करता है, फिर पीछे से
तो अभी तो देखो इस इंस्टेंट पे ये क्या होगा, ऑप्टिकली प्योर होगा बेटा, बोलो, और एल फॉर्म होगा, बोलो। हाँ सर। लेकिन जैसे ही एल फॉर्म होगा और के आई होगा मार्केट में, वो इसको हल्का हल्का धीमे धीमे क्या करता रहेगा, रेसिमाइज, और जब उनका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो फाइनली उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 मिलेगा। ये बात आपको नहीं पता है क्या? ऐसा क्वेश्चन तो जेई में एक बार आया हुआ है, कुछ ऐसा आइडिया है आपको? नो सर। सर वो आइसोटोप्स लिए थे शायद आयोडीन के 2। हाँ मतलब देखो, के आई अगर एक्सेस में है और आपने लंबे समय के लिए इस सवाल को अगर छोड़ दिया, हाँ एट द फर्स्ट इंस्टेंट यही बनेगा, दैट विल बी इन्वर्टेड। बट अगर ये एक्सेस में है और फाइनली अगर आप देखो, जैसे अगर मान लो बेटा यही अगर प्रोडक्ट होता तो फिर तो 10 घंटे बाद भी यही होता ना, समझ रहे हैं? बोलो, अगर इन्वर्टेड होता तो फिर इन्वर्टेड ही होता ना प्रोडक्ट। 2-4 घंटे के बाद ये कंप्लीटली रेसिमाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड है, इस पे अटैक करा तो क्या बनेगा, डी। तो एल था, अब डी बना, फिर क्या होगा, एल। तो ऐसे करके जितने भी थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वली डी और एल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेसिमाइजेशन इन SN2 रिएक्शन। रेसिमाइजेशन इन SN2 रिएक्शन, ये जेई को मैं बता रहा हूं बहुत पसंद है। रिटेंशन इन SN2 रिएक्शन, कंडीशन SN2 की होंगी, वहां रिटेंशन होगा। ये होता है थ्रू NGP। ये तो जेई में अभी पिछले 5 साल में 2 बार आ चुका है। ये चांसेस है बहुत ज्यादा आने के। तो देखो मैं आपको एक वो शेयर करता हूं,